मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थिएटर का शोमैन। हमारे साथ जो आज रूबरू होंगे वो है शोमैन। आज के शोमैन है अनुज तिवारी जी। आइए मिलाते हैं अनुज तिवारी जी से। नमस्कार अनुज तिवारी जी। चलिए, आप इस छोटे से उम्र में हमारे साथ रंगमंच में किया और आज थोड़ा फिल्में और 2-4 आप सीरियल भी किया, तो दर्शक जानना चाहता है कि आपने कैसे शुरुआत करके यहाँ से लंबे सफर तक पहुंचे हैं। 98 में इसकी ज़्यादा शुरुआत हुई थी। असल में आपको तो बचपन से ही देख रहे थे। हाँ। तो क्योंकि आपके घर के 4 मकान छोड़ के हम रहते थे, तो देखते रहते थे आपको हमेशा निकलते बैठते, लेकिन कभी आपसे वो संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो विजय भान जी एक रंगकर्मी है पुराने, उनके घर पे एक बार एक नाटक हम लोगों ने शुरू करा था। बच्चों ने गर्मी की छुट्टियों में तैयार किया था। नाटक था गरीबदास का शून्य। तो ये हुआ कि नाटक कहाँ और कैसे होगा ये किसी को पता नहीं था। तो शानू थे, विजय भान जी थे, तो हम लोगों ने सारे जो बच्चे थे वो रिहर्सल प्रिपेयर करने के बाद इप्टा आए थे हम लोग क्रैशर्स में, और क्रैशर इंटरव्यू में पढ़ता भी था उस समय। तो वहां पर आपके सामने उसका हम लोगों ने कमरे में एक मंचन किया था। तो तकरीबन हम 8-9 बच्चे थे उसमें। अच्छा। तो कुछ लोग उसमें आगे आए या उनको आगे बहुत दिलचस्पी नहीं थी, धीमे धीमे लोग चले गए, लेकिन इकलौते हम ऐसे थे जो आपके पास लटक गए, तो फिर लटक गए। तो फिर उसी बात के कुछ महीनों बाद ही एक आपके साथ मुझे बाहर जाने का मौका मिला था। पहली बार मैं बनारस गया था। ऑल इंडिया कंपटीशन हो रहा था उस समय वहाँ का। तो नाटक हम लोग लेके गए थे राजा मास्टर, बट वो किन्हीं कारणों से नाटक मंचन नहीं हो पाया था। फिर वहाँ पे 1.5 इंच ऊपर किया था राकेश गुप्ता जी। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, और उसके बाद सन 2000 की बात है कि इप्टा में पहली एक्टिंग वर्कशॉप लगाई गई थी। और उस पहली एक्टिंग वर्कशॉप में मुक्तेश्वर ओझा जी और राजेश शर्मा जी थे, जो हम लोग एक्टिंग कोच थे। और वो पहला ऐसा एक एवेंचर था कानपुर शहर में जहां पर एक साथ मंच पे 60-70 बच्चे परफॉर्म कर रहे थे। आई थिंक उसके पहले और उसके बाद में भी थिएटर में कभी इतने बच्चे एक साथ नहीं आए। और वो ऐसी अद्भुत वर्कशॉप थी, वो ऐसी अद्भुत चीजें हो रही थी कि मजा आ रही थी करने में। इतने सारे नाटक और सब अपने अपने नाटकों में हीरो हुआ करते थे, और बहुत बढ़िया तरीके से यथार्थ का मंचन हुआ था। और 2 बार उसका मंचन हुआ। एक बार हम लोगों ने बाल भवन में किया था, यहाँ पर शिविर लगा था अपना, और एक बार उसको मर्चेंट चैम्बर में हम लोगों ने किया था। तो फिर वो लगातार आपके पास लगे रहे 2004-05 तक ये रंगमंच का अपना सिलसिला जारी रहा। इस बीच कई सारे प्ले आपके साथ करने का मौका मिला। फिर 2005-04 में आई थिंक बंटी बबली की शूटिंग कानपुर में हो रही थी। तो उस समय मुझे मालूम पड़ा पेपर के माध्यम से कि कानपुर शहर के लोकल कलाकार भी फिल्म में काम करेंगे। तो हम डरते डरते आए, हमने कहा पूछें दादा से। तो आपने बोला हाँ शाम को आओ क्रैशर में पता चलेगा। तो क्रैशर हम पहुंचे, तो वहां पर हमारी पहली बार मुलाकात हुई जावेद अनवर साहब से, जो हमारे उस्ताद हैं, मरहूम हैं, अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन जब उनके पास मैं पहुंचा तो फिर सिलसिला शुरू हुआ वहां से टेलीविजन की तरफ। तो उस समय वो फिल्म तो हो गई, उसके बाद कुछ लोकल शोज बन रहे थे। आर.पी. गुप्ता जी का बन रहा था, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। अंकुर मल्होत्रा जिनका नाम अब साइंस है, उनका शो था कुछ कहना ही क्या कुछ ना कहो। तो ऐसे कुछ लोकल शोज बन रहे थे, वो हम लोग करने शुरू किए हम लोगों ने। फिर मैंने बोला कि जावेद भाई से कि भाई मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूँ, मैं एक्टिंग नहीं करूँ, मैं डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है कर। तो फिर मैंने डायरेक्शन चालू किया, और थोड़ी बहुत जो भी कानपुर में उस समय संसाधन चीजें थी उसके हिसाब से कुछ चीजें हम लोग कर रहे थे। फाइनली 2007 में फिर जावेद भाई के साथ ही मुझे मुंबई जाने का मौका मिला, और मैं बहुत सौभाग्यशाली लोगों में से अपने आप को मानता हूं, क्योंकि मुझे मुंबई पहुंचने के बाद संघर्ष नहीं करना पड़ा। दादा मैं 24 अक्टूबर 2007 को बॉम्बे उतरा था, और शाम को ही मैं बालाजी के सेट पे था। जावेद भाई लेके गया, मुझे पूरा सेट वेट दिखाया, लोगों से मिलवाया और बताया कि भाई ये अनुज है, इसी की मैं बात कर रहा था, ये आ गया कानपुर से, अब इसको आप लगा लो। तो मैं बालाजी का शो था कसम से, प्राची देसाई और राम कपूर थे उसमें। तो मैं उसमें एज अ असिस्टेंट TCR में ज्वाइन हो गया। अगले दिन 25 तारीख को मैं एज अ असिस्टेंट उसमें शो में काम कर रहा था, जो मेरे लिए एक सपने जैसा था। बॉम्बे पहुंचने के बाद 2-2.5 महीने मैं लगातार शूटिंग करता रहा। मुझे बॉम्बे देखने का मौका नहीं मिला। मुझे घर मालूम था, घर से सेट मालूम था, और मैं जाकर के साथ ही रहता था। तो वहां से वॉकिंग डिस्टेंस हमारा सेट हुआ करता था क्लिक निक्सन का। तो अपना टहलते हुए चले गए, खाना पीना हुआ, शूटिंग करी, दिन भर पैकअप हुआ, वापस घर आ गए। तो वहां से जो जर्नी चालू हुई, फिर एक हम लोगों ने शो ज्वाइन किया, छूना है आसमान, बिली डेक का था। वो जब चालू हुआ तो फिर वहां पर जावेद भाई को एज अ डायरेक्टर
ब्रेक मिला, उन्होंने वो शो करना स्टार्ट किया था डायरेक्टर, और वहाँ पर उनके साथ फिर मैं चीफ हुआ, फिर बाहर के हम लोगों ने शो किए, 7 फेरे, परिवार, और फिर एक थोड़ा सा ऐसा टाइम आया कि थोड़ा सा जाद भाई के पास उतना काम नहीं था उस समय, तो हम लोग घर पे ही थे, ज़्यादा चीज़ें नहीं हो रही थी, शो नहीं मिल रहे थे क्योंकि रेसेशन का टाइम चल रहा था। फिर बाहर के कुछ डायरेक्टर्स के मुझे कॉल आने शुरू हुए, फिर मैंने बाहर की इंडस्ट्री ज्वाइन करी, तो भाई से पूछा, मैंने कहा भाई जाऊँ? तो बोले अरे बिल्कुल जा, सीख, बाहर जाके काम कर, लोगों के साथ और करेगा तो तुझे नॉलेज और मिलेगी। तो फिर बाहर के लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया, और लगभग अभी तक 2014 में मेरा लास्ट टेलीविजन शो था महाकुंभ लाइव होके के लिए, तब तक मैंने 17 शोज कर लिए थे। और इस समय टेलीविजन के बहुत दिग्गज और नामी डायरेक्टर हैं अरविंद बब्बल जी, जिनके साथ हम एसोसिएट कर रहे हैं, तो महाकुंभ में भी उन्हीं के साथ काम करने का मौका मिला मुझे। और फिर एक वेब सीरीज उनके साथ मैंने की MX प्लेयर के लिए, माधुरी टॉकीज, वो भी बतौर एसोसिएट की थी। और अभी 6 साल के लंबे गैप के बाद ZTV का नया शो कर रहा हूँ उनका, जिसका नाम है क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी। तो 31 मार्च से वो शो हमारा ऑन एयर होने वाला था, बट लॉकडाउन आ गया तो शूटिंगें रुक गई, और अभी वो शो रुक गया, एयर पे नहीं है। अब जैसे होपफुली जल्दी शूटिंग चालू होगी तो फिर जब आप रंगमंच का, तो रंगमंच का कुछ ऐसा सफर यादगार हो जो दर्शकों को आपको बताना है कि रंगमंच में कितनी परेशानियां होती हैं, कैसे कैसे आपने स्ट्रगल करके आगे आए, तो कुछ छोटी मोटी घटनाएं बताएं ताकि लोगों को समझ में तो आएगा आपने इतनी जल्दी यहाँ तक जाने का कोई रास्ता आपने जो चुना है, तो वो सफर कैसा रहा यहाँ तक आने में, उस दिक्कतें हैं, किसी से मिलना, कुछ शेयर। मतलब हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि जब हम लोग नाटक करते हैं तो शायद जो सामने ऑडियंस में लोग बैठे होंगे, इसमें बहुत अच्छे फिल्मकार लोग होंगे जो शायद हमारा काम देख लेंगे और हमको वहां से उठा लेंगे कि भाई कल से तुम हमारी फिल्म कर रहे हो, हमारे सीरियल में काम करो। तो एक कहीं ना कहीं एक दिमाग में ऐसा चलता रहता था। तो रंगमंच एक ऐसी चीज थी ना जहाँ पर वाकई में एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि आपको एक लाइव ऑडियंस के सामने सब कुछ करना होता है। और मेरे लिए वो सारी चीजें बहुत अलग तरीके से थी, क्योंकि हमने जब आपके साथ पहला प्ले किया था, राजा मास्टर करने जा रहा था, उस समय तक मुझे पता ही नहीं था स्टेज होता क्या है, विंग्स होती क्या है। आपने ले जाके सीधा बनारस में उस मंच में खड़ा कर दिया था, और अभी वो उस मंच में मुझे जाने का दोबारा मौका मिला जब मैं वेब सीरीज अपनी शूट कर रहा था। तो उसी ऑडिटोरियम की हम लोगों ने टॉकीज बनाई थी उसको शूट किया। तो मैंने बोला सर को कि सर सबसे पहले मेरी शुरुआत यहीं से थी, इसी मंच में मैंने आके पहली बार देखा था कि भाई ऑडिटोरियम होती क्या चीज है। तो एक अंदर जो फियर, जो एक अंदर वो था ना दहशत, वो हमेशा रहती है कि आप जो कुछ भी करते हो मंच पे, वो ऑडियंस तुरंत रिएक्शन दे। आपने अच्छा किया, तालियां मिली, और नहीं किया तो पब्लिक साइलेंस रह जाती है। तो वो चीजें थी। फिर आपने एक बार सेकंड वर्कशॉप करी थी प्रदीप जैन सर के साथ, वो भी वर्कशॉप हमने करी। कोयटा में उस समय एक वर्कशॉप का सिलसिला चालू था, बट 2 वर्कशॉप करने का मुझे मौका मिला, जो जहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। संघर्ष के नाम पे यही था कि एक फकड़ी का जीवन होता था, साइकिल से आना, साइकिल से जाना, मोबाइल फोन होते नहीं थे। आपने हमेशा बता दिया भाई 4 बजे क्रैशर आ जाना, तो 4 बजे क्रैशर जाके हम लोग बैठ गए। अब वहां से रिहर्सल चालू है, प्रॉम्प्टिंग चालू है, स्क्रिप्टिंग पकड़ा दिया आपने सबको, भाई रन थ्रू हो रहा है, ब्लॉकिंग हो गई, वो रिहर्सल। तो उसका जो ज्यादा मजा आता था ना, अभी आज का जो भी यूथ है, मुझे लगता है वो चीजें मिस करता है। क्योंकि क्या होता था कि एक प्रोसेस होता है हर चीज का, है ना। हम लोग सबसे पहले प्ले ग्रुप में पढ़ते हैं, फिर फर्स्ट में जाते हैं, फिर सेकंड में जाते हैं, फिर हाई स्कूल करते हैं, फिर इंटरमीडिएट करते हैं, देन ग्रेजुएशन होती है। अभी क्या ना कि थोड़ा यूथ को ऐसा लगता है, मुझे मेरे अपने ओपिनियन है कि टिकटॉक पे वीडियो बना लिया, या अभी मोबाइल सबके लिए इजी हो गया, तो अपने वीडियोस बना के डाल दिया, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट कर दिया, कुछ ने फेसबुक में शेयर कर दिया, और वो उनको लगता है कि भाई हम ट्रेंड हो रहे हैं। एक्चुअली वो ट्रेनिंग नहीं है। एक इंजीनियर को इंजीनियर बनने में 4 साल लगते हैं, क्योंकि वो उसके 4 साल की कोर्स करके आता है। बीटेक का जो डिग्री वो लेता है, चाहे आईटी से ले या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ले, वो 4 साल उसको देने पड़ते हैं, वो पढ़ना पड़ता है कि इंजीनियरिंग है क्या, है ना। एक एडवोकेट बनने के लिए 5 साल लॉ करते हैं ना, एमबीबीएस 4 साल पढ़ते हो आप, और उसमें भी आने के लिए आपको एक एंट्रेंस देना पड़ता है कि आप उसमें जाने लायक हो या नहीं हो। उसके बाद आप उसकी पढ़ाई करते। तो फिर एक्टिंग ऐसा नहीं है कि बिना समझे सीखे और आगे रोल करने लगे कि कल से हमें कैमरा मिल जाएगा और सामने फेस और डायरेक्टर बोलेगा एक्शन और हम एक्टिंग करना चालू कर देंगे। तो मुझे लगता है वो तो नहीं है। थिएटर एक ऐसा प्रोसेस है जो मुझे लगता है हर एक एक्टर को करना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं कि आप 4 साल मत करो, लेकिन उसको 1-2 साल तो दो। और थिएटर के साथ नुक्कड़ नाटक भी कंपलसरी है, ऐसी मेरी सोच। वो तो जनता को जोड़ता है। वजह ये कि देखिए थिएटर में क्या है कि ऑडियंस आपसे दूर है। दूर है। आप
जब करते हो तो इतनी लाइट्स होती हैं चेहरे पे कि आपको दिखता ही नहीं सामने वाले का रिएक्शन, कहाँ कौन बैठा हुआ है, आप सिर्फ अपना काम कर रहे होते हो। और जो हमारा आई व्यू होता है वो ऊपर होता है, ऑडियंस के ऊपर से होता है। नुक्कड़ का फॉर्मेट इसलिए और टफ है क्योंकि आप चारों तरफ से पब्लिक के बीच में घिरे होते हो, आपको फ्रीलांसिंग करनी होती है, वहां पर एक प्रॉपर आपकी स्क्रिप्ट नहीं होती, इसकी रिहर्सल नहीं होती। तो एक आपको विषय बता दिया था कि भाई ये नाटक है, ये विषय है और इस पे आप फ्रीलांसिंग करिए, और वो पूरा का पूरा नाटक इम्प्रोवाइजेशन में होता है। अगर सामने वाला गड़बड़ कर दे तो आपको संभालने का मादा आना चाहिए कि आप उस नाटक को कैसे कैरी कर सकते हो, और वो गड़बड़ जो भी हुई है वो ऑडियंस को पता नहीं चले। और होता भी ऐसे ही है। फिल्म जो फॉर्मेट है वो अलग है। मानते हैं कि फिल्म में क्या है कि आप शॉट बाय शॉट जाते हो कि भाई अभी आपका ये डायलॉग का शॉट है, अभी ये शॉट है, लेकिन फिल्म इसलिए मुझे और टफ लगती है, एक ही इमोशन को, एक ही भाव को बार बार करना पड़ता है। आपने वाइड शॉट किया, जिसे मास्टर शॉट बोलते हैं, तो मास्टर शॉट में आपने उसको जो किया, फिर वही चीज आपको क्लोजअप में भी करनी है, वही चीज आपको टू शॉट में भी करनी है, और वो बार बार करनी है। तो वो चीज की कंटिन्यूएशन करना बार बार एक ही जैसा, इसमें कहीं अंतर ना हो, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा टफ है। 10 बार रिटेक करने के 10 बार रिटेक नहीं भी हो, लेकिन डायरेक्टर को और शॉट्स चाहिए। जैसे मैं भी डायरेक्टर हूँ तो मुझे भी होता है कि नहीं यार ये शॉट डायलॉग अच्छा था, इसको थोड़ा सा अपन टू शॉट में भी लेंगे, इसको क्लोज में भी लेंगे, तो सेम वो भाव, सेम वो इमोशन के साथ वो बात निकल के आनी चाहिए, अदरवाइज वो शॉट मैच नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि मास्टर में आपने किसी और तरीके से बोला है, ये भाव यहाँ पे भाव अगर अलग हो जाएगा तो या उसके बीच की जो टाइमिंग रिदम है वो कहीं 19-20 का भी डिफरेंस आएगा तो अलग जर्क दिखेगा। तो वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टफ चीज समझ लो, वो सीखनी पड़ेगी, तभी आएगी, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए प्रॉपर। तो इसी तरह थिएटर में भी तो पहले ट्रेनिंग करके ही तो लोग जाएंगे, मगर कुछ लोग, लेकिन थिएटर में आपको क्या होता है, साहित्य की समझ आती है, क्योंकि आप अच्छे रचनाकारों के नाटक पढ़ते हो, खेलते हो, तो आपको पता तो चले हमारे इंडिया में कितने तरह का कल्चर है। अब आप बंगाल का साहित्य उठाइए, वहाँ के लिटरेचर अलग है। शायद ज्यादातर वहाँ पे श्रृंगार रस की बातें हैं, रोमांस की बातें हैं, या फिर करुण रस की बातें हैं, सैडनेस की बातें हैं। आप यूपी का या कल्चर उठाएंगे, जो लिटरेचर है ये वीर रस से भरा हुआ है। आप राजस्थान का लिटरेचर उठाएंगे, वो वीर रस से भरा हुआ है। तो हर जगह के लिटरेचर अलग है, हर जगह के रंग रस अलग है, और जब तक वो चीजें आपको पता ही नहीं होंगी तो आप क्या करोगे जाके। टिकटॉक पे वीडियो बना लेना या यूट्यूब पे बना के चीजें कर लेना, वो चीजें अलग है, लेकिन जब तक आपकी चीजों की प्रॉपर नॉलेज, एक डॉक्टर है, हमने वो खुद ही मान ले कि हम डॉक्टर बन गए आज और कल से ट्रीटमेंट चालू कर दो, क्या होगा। तो ट्रेन तो जरूरी है ना किसी भी चीज के लिए। सही बात, आप ये कह तो रहे थे, अच्छी बात, मगर हम ये कहना चाहते हैं कि आजकल जो आप इतने साल से कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो क्या आपने इसी को प्रोफेशनल बना लिया, इसमें इसी में आगे जाने की आपकी तमन्ना है? अब लंबा सफर तय हो गया है। और फिल्म इंडस्ट्री में सब कुछ आप बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो। आप एक्टर बन सकते हो, आप प्रोड्यूसर बन सकते हो, आप सिनेमेटोग्राफर बन सकते हो। एक डायरेक्टर बनना बहुत टफ है, बहुत टफ है। इसलिए टफ है आज की डेट में क्योंकि एक प्रोजेक्ट कंसीव करने से लेकर जब कहानी लिखी जाती है, उसके लिए फाइनेंसर्स ढूंढना, प्रोड्यूसर को ढूंढना, उनको कन्विंस करना, फिर प्रोड्यूसर बोलता है कि भाई चल मैं पैसे तो लगा रहा हूँ, मेरे पैसे वापस कहाँ से आएंगे। वो पूरा प्रोसेस जर्नी करके, क्योंकि हर आदमी आएगा, अपना काम करेगा और निकल जाएगा। एक्टर आएगा, एक्टिंग करेगा, चला जाएगा, डबिंग आया, डबिंग करी, निकल गया। सिनेमेटोग्राफर आया, उसने अपना फोटोग्राफी करी, निकल गया। लेकिन एक डायरेक्टर को फिल्म शुरू होने के पहले से ही एक फिल्म का मतलब संरचना करने से लेकर उसको रिलीज कराने तक पूरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती। ये तो सही बात है। एक्टर अपने रोल किया, चला गया, उससे क्या लेना था। और एक ऐसा सिस्टम है हमारे यहाँ की आपकी 5, 6, 7, 8 फिल्म बैक टू बैक हिट हो जाए, आप बोलेंगे यार कमाल फिल्म बनाता है। एक फ्लॉप हो जाती ना, अरे यार फ्लॉप डायरेक्टर, तो फिर फिर अगली फिल्म के लिए फिर आपको स्ट्रगल करना है उसी जगह से। बस संघर्ष वो लगातार रहता है। ये और उसके साथ जो भी टेक्नोलॉजी आती जा रही है, जो अपडेशन होता जा रहा है, उसके हिसाब से भी अपने आप को आपको संभाल के उसमें रखना है, क्योंकि डेली टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। पहले हमारे यहाँ रील वाले कैमरे थे, अब डिजिटल हो गए। पहले हमारे यहाँ कलर ग्रेडिंग होती थी, आज DI होता है। तो हर रोज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। सिनेमा बदल रहा है, डॉल्बी डिजिटल आया था, फिर एटमॉस आया, बहुत सारे और नए साउंड की चीजें आती गई, प्लेटफॉर्म्स चेंज होते गए, OTTs आ गए, तो उसके हिसाब से आपको कैमरे भी बदलते चले गए, टेक्नोलॉजी बदलेगी उसके हिसाब से। और हाई डिश कैमरे भी आ गए आजकल, इससे नहीं तो 2K 4K 6K ऐसे चल रहा है। तो आपने खरीदा, दूसरा बेकार हो गया। तो फिल्म लाइन में तो ऐसे ही है।
तो ये जो आप कर रहे हैं, तो इसमें आपको संतुष्टि है कि आप कहीं और जॉब पकड़ना चाहते हैं कि इसी रंगमंच में आप रहना चाहते हैं? संतुष्टि है, इसलिए यहीं पे लगे हुए हैं। देखिए, लोगों के अपने अपने नजरिए होते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि फकीरी जीवन है, ये एक सन्यासी वाला काम है कि ये जीवन में सफलता कब और कैसे आएंगी, क्योंकि लोग सफलता को पैसे से आंक लेते हैं। नहीं आंकना चाहिए। पैसे होना अलग चीज है और सफल होना अलग चीज है। मैंने जो अपनी पिछली जर्नी में जो भी चीजें मैंने कमाई या जो भी चीजें मैंने की या जो भी चीजों से मैंने सीखा, वो मेरे प्रोफाइल के साथ ऐड है, वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तो उन चीजों का अलग अलग निर्देशकों के साथ काम करने का एक अनुभव है, अलग अलग शोज किए, और कई बड़े नामी पॉपुलर शो थे जैसे सौभाग्यवती भवा, प्यार की एक कहानी, सब बड़े हिट शोज थे अपने टाइम के। यहाँ मैं घर घर खेली, सावधान इंडिया। तो वहां पर जो मैंने सीखा, जो मैंने चीजें की, जो मुझे नॉलेज मिली, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा संतुष्टि का कारण होता है। ठीक है, रोटी पानी चीजें चल रही, कभी कोई एक ऐसा लाइफ में चेंजिंग मोमेंट आता है कि कोई एक चीज आपकी क्लिक कर जाती है और आपके पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण अगर लिया जाए तो भारतीय क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, और उन 11 खिलाड़ियों में जगह बनाने के लिए हर शहर के लड़के कोशिश में होते हैं कि हम भी इसमें। अब यही आदमी ने सोचे कि नहीं यार, ये नहीं, छोड़ दो, देखते हैं यार रणजी तक तो खेल लिया, पता नहीं नेशनल खेलेंगे नहीं खेलेंगे, छोड़ दो उसको, तो कोई मतलब नहीं। तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, एक आप परचून की दुकान खोल के भी बैठोगे तो वहां भी माल बेचने का संघर्ष है, क्योंकि 4 दुकान छोड़ के एक परचून दुकान और है। ऑप्शन है लोगों के पास, और आज अच्छी बात है कि लोगों के पास ऑप्शन है, तो वहां पर आपके लिए जगह बनाना आसान है, क्योंकि आज आदमी विविधताएं वाली चीजें देखना चाहता है और देख रहा है, तो वहां पे आपको अपनी बात कहने का पूरा स्पेस मिलता है। तो क्या ये जो आप कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, तो क्या अब रंगमंच की तरफ आपका रुझान नहीं है? रुझान है, लेकिन दादा बस वही होता है कि जब एक अलग मीडियम में इंटर कर गए हैं, फिल्मों की तरफ चले गए हैं, ज्यादा टाइम मिलता नहीं, कानपुर उतना रह नहीं पाते, तो अब वो रंगमंच में आप टाइम कैसे दे पाओगे? और बीच बीच में 15 दिन के 10 दिन के अगर इंटरवल उसमें आना होता है कि 10-15 दिन के लिए आए, तो फिर उतना प्रॉपरली टाइम मिलता नहीं। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि ना कि आज के जो युवा वर्ग के लोग हैं वो रंगमंच करना नहीं चाहते। वो एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाके बोलते हैं 3 महीने का कोर्स करके एक्टर बन जाएंगे। रंगमंच तो वो था ना, जो एक रंग कर्म क्या होता है, एक रंगकर्मी क्या होता है, पहले ये उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए था। शुरुआत के वो दौर गेम में देखेंगे दादा, जब लोगों को एक्टिंग के लिए चांस नहीं मिलता था, पहले उनको कुर्सियां बिछानी होती थी, बैक सेटअप में चीजें हेल्प करनी होती थी, पेटियां उठानी पड़ती थी, एक वो दौर था। आज क्या बंदा क्या सोचता है कि वो कहीं गया तो उसको भाई कल लीड रोल मिलना चाहिए, आपके पास आया है तो दादा कल हमको ये रोल दे दीजिए। लेकिन जब तक आपने बिहाइंड द स्टेज, बैक स्टेज की चीजें नहीं करी, आपको उन चीजों का महत्व समझ में नहीं आएगा। और जब कोई चीज किसी को आसानी से मिल जाती है तो उस चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। पुराने रंगकर्मी इस चीज को बहुत अच्छे समझते हैं, क्योंकि उन्होंने बैक स्टेज बहुत सारी चीजें की, कभी लाइट कर रहे हैं, कभी कॉस्ट्यूम कर रहे हैं, कभी प्रॉप संभाल रहे हैं, कभी वो विंग्स में खड़े होकर प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं मंच पे, मगर कोई मारना नहीं चाहता, अब वो नहीं करना। अरे गुरु हम अब वो जो बच्चे हैं उनको लगता है कि भाई अरे यार हम तो मोहल्ले में स्टार हैं, बॉस यार मेरे स्टार, हम यहाँ झाड़ू लगाएंगे। थोड़ा सा हमें भी लगा कि करते तो आजकल जो दूसरा थोड़ा सा उदासीनता है, आर्टिस्ट तो नहीं आ रहे हैं वो लोग अलग बात है, लेकिन दूसरी उदासीनता ये भी है कि ऑडियंस भी आज की डेट में थिएटर देखना नहीं चाह रही। वो मिस कानपुर मिस कुछ भी करा दीजिए, आप वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ रंगमंच की बात होती है तो वहाँ पे 50, 60, 100 दर्शक मिलना भी बड़ा मुश्किल वाली बात हो गई आज की डेट में। नहीं, अगर अच्छी प्रस्तुति करे, थोड़ा सा प्रचार भी करे, तो हमने देखा प्रचार पे भी थोड़ा डिपेंड करता है, लेकिन मगर जो कर रहा है उसके बाद पैसा नहीं, फंडिंग नहीं होती, तो उस प्रचार नहीं कर पाता। बस अपने पास जितना दायरा है उसने अपने दायरे को बुला लिया, बस ये कि और बाहर का दायरा नहीं जोड़ पाता, यही कारण है। और बहुत लोग पर जिसका पैसा उसने 4 विज्ञापन कर दिया, तो बैनर लगा दिए, तो थोड़ी भीड़ हो जाती है इस बात पे, ये तो हम मानते हैं। मगर रंगमंच क्या, कानपुर रंगमंच क्या थोड़ा सा खत्म होता जाएगा क्या अगर ऐसा रहा तो? वजह दादा है कि मुझे मेरा पर्सनली मानना है कि हम लोग कानपुर में जो भी नाटक कर रहे हैं ना, हम लोग आज के करंट विषयों पे नाटक नहीं कर रहे हैं। अगर हमारी स्क्रिप्टें अपडेट हो, आज के जो समाज में स्क्रिप्टें हो रही, जो बॉम्बे में नाटक चल रहे हैं, जो दिल्ली में नाटक होते हैं, श्री राम सेंटर्स वगैरह में, अगर उस सिनेरियो की स्क्रिप्टें, उस सिनेरियो की प्रेजेंटेशंस हम लेकर आए, तो हमें लगता है कि वो नाटक लोगों को समझ में भी आएगा और शायद वापस ऑडियंस नाटक देखने के लिए आएगी।
अभी कानपुर में जो भी नाटक हो रहा है वो 50 साल 40 साल 60 साल पुराने लिखे हुए राइटरों और वो इतनी क्लिष्ट हिंदी में है, इतनी साहित्यिक भाषा में है कि आम इंसान को वो चीजें अब झेलनी नहीं है, उसको सीधी सीधी बात पसंद है आज की डेट में। तो सीधी सीधी बात कहते हुए जो जैसे बॉम्बे में पेड नाटक होते हैं हमेशा, वो आज के कंटेंट में होते हैं। ठीक है, आप एपिक नाटक करिए, आप बादशाह अकबर और उस दौरों के नाटक या जो भी हैं उस दौरों के आप नाटक करिए, खूब करिए, लेकिन वो यदा कदा आज के जो करंट विषय हैं, जो करंट चीजें चल रही हैं, जिस तरह के प्ले बॉम्बे में, गुजरात में, दिल्ली में हो रहे हैं, अगर हमें लगता है उस तरह के प्ले आए, उस तरह के स्क्रिप्टें लेके लोग आए, तो वापस थिएटर का टाइम आ सकता है। मगर थिएटर में यहाँ राइटर नहीं ना, हमें राइटर भी चाहिए। ऐसा बात, हर आदमी एक्टर बनने आता है। अगर कोई कलाकार भैया हम राइटर हैं, हम हमारे भी नाटक करिए, ऐसा नाटक वाले राइटर हमें कम ही मिले यहाँ पे। नहीं, एक्चुअली क्या है, जो नाटक लिखना इतना आसान है नहीं, ये तो उसका एक हल ये हो सकता है कि जो बॉम्बे में ग्रुप्स नाटक करते हैं, जो गुजरात में ग्रुप्स नाटक करते हैं, हम उनसे अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा लें कि भाई आपका लिखा हुआ कोई नाटक, या उन राइटरों को हम बात करके कि भाई अपना नाटक हमको आप दीजिए और हम इस पे नाटक खेलना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता अपने नाटक को वो देने से कोई मना करेगा। हाँ, ये वैसे भी मिल सकती है, मगर अब कोई राइटर लिखता नहीं है, कोई लिख नहीं रहा ज्यादा। जो पुराने किताबें वो छप के आ रही है, हम लोग अब नहीं लिखते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं मिल रहे हैं, यहाँ नहीं मिलने का। यहाँ तो आज की डेट में जिसको आप देखो तो आपको फिल्म लिखता ही मिलेगा, तो नाटक लिखने वाले लोग नाटक लिखे, क्योंकि नाटक में असल में पैसे नहीं मिलते, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो फिल्म लिखने वो लोग जाते हैं इसीलिए काम करने के लिए कि वहां से कुछ पैसे अच्छे मिल जाएंगे, बस बात ये है। और एक चीज आपको तो इजी में मिल गया, चलो आपको गुरु मिला तो आपको फिल्म लाइन में भी आपको एंट्री मिल गई। जो आजकल के नए लोगों के लिए कुछ कहना चाहिए, जो एकदम चले जाते हैं एक्टर बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए, तो उनके लिए कुछ आप बताएंगे ताकि किस तरह से जाए ताकि उसको भी अगर एक चांस मिले? बॉम्बे में दादा बहुत सारे लोग मिलते हैं और उनसे लगातार बातें होती हैं, वो मेरा कहीं से नंबर निकालते हैं, और मेरी एक आदत है कि अगर किसी ने मुझे कांटेक्ट किया तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, जो भी है, और कोशिश करता हूँ कि मैं उससे मिलूँ और जो भी प्रॉब्लम उसकी मैं हेल्प कर सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ उससे करने की। तो जब वहाँ पे मुझे बच्चे मिलते हैं तो मालूम पड़ता है वो फलाने इंस्टीट्यूट से एक्टिंग करके आ गए, फलाने इंस्टीट्यूट से एक्टिंग करके आ गए। देखिए, मुझे ऐसा लगता था कि एक्टिंग में जब आप किसी इंस्टीट्यूट में सीखने जाते हैं तो वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज सीखते हैं, वो है टेक्निकलिटीज। आपको वहां पे सिर्फ वो सिखाई जाती है। एक्टिंग वही है जो आप महसूस करते हो। अगर आप किरदार जी रहे हो कोई, तो उसका दुख अगर आप महसूस कर रहे हो तो वो आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन के तौर पे दिखेगा, आपकी भाषा में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो दिखेगा। इंस्टीट्यूट जाके आप ये सीख जाओगे कि भाई ये कैमरा होता है, आपको इधर लुक देके बात करनी है, आपको इधर लुक देके बात करनी है, ये लाइटिंग होती है, यहाँ से ट्रॉली चलती है, तो जो बेसिक टेक्निकलिटीज हैं वो बता दिया जाता है। कुछ एक्सरसाइजें हैं, बहुत सारे लोगों के शब्द फंसते हैं, वो सारी चीजें वहाँ पे सिखा दी गई, डिक्शन सिखा दिया गया, प्रोनाउंसिएशन सिखाया गया, बहुत सारी चीजों पे वर्कआउट वहाँ कराते हैं। बट अल्टीमेटली एक्टिंग आपको ही करनी है, कोई दवाई नहीं है पिला देंगे, वो दवाई हाँ कि 3 महीने या 6 महीने के कोर्स के साथ पिला दिया, मोहर मार के भेज दी कि भाई आज से आप एक्टर हो गए। मेहनत हमको एक्टर तथा मुझे लगता है कि ये पूरी जिंदगी का एक प्रोसेस है। सही है, ये हर साल हम नया सीखते हैं क्योंकि हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा तजुर्बा बढ़ता है, और जो बेसिक चीज है जो हम लोग को थिएटर में सिखाई जाती थी कि ऑब्जर्वेशन करो, तो मेरा ऐसा मानना था कि 3 महीने 6 महीने में आप किसी को एक्टर नहीं बना सकते। ये एक्टर बनने का जो प्रोसेस है, ये पूरा एक लंबी जर्नी है। आप साल दर साल मैच्योर होते हो, साल दर साल सीखते हो, और हर पिछले काम से आप सीखते हो। पिछली बार जो आपसे गलतियां हुई उसको सुधारते कि नहीं इस बार हम अच्छा करेंगे। तो बहुत सारे लड़के मिलते हैं, आके बोलते हैं सर हम तो वहाँ इंस्टीट्यूट में गए थे, वहाँ फंस गए, वहाँ पे इतने लाख ले लिए, सर कुछ नहीं सिखाया। अब आप लोग से मिलते हैं तो मालूम पड़ता है ये चीज तुमको आती नहीं, वो चीज तो आती नहीं। तो इसका कोई औचित्य नहीं है। आप क्यों किसी को ब्लेम कर रहे हो भाई? कोई आपको घर से बुलाने नहीं गया था, आप गए थे वहाँ पे विज्ञापन में प्रचार देख के, आप उस भ्रमजाल में फंसे जाएंगे, उसमें उसका दोष नहीं। आप क्वालिफाई करिए, आप बीए के लिए जाइए, आप क्वालिफाई करिए, आप एनएसडी के लिए जाइए, उसमें काम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। दूसरी चीज कि जो टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां पर, हम कह रहे हैं 6 महीने की स्कूलिंग किसी अच्छे निर्देशक के साथ आप थिएटर में कर लोगे ना, तो आप खुलोगे तो आपका शरीर खुलेगा ना, क्योंकि थिएटर एक लाउड विधा है जहाँ पे आपको लाउड बोलना होता है, हाथ पैर बड़े खोल के करना होता है, और टेलीविजन में वो चीजें आपको संकुचित तरीके से करनी होती है। तो जब आप वो करते हो तो आपकी वोकल पे और आपकी फिजिकल बॉडी पे बहुत सारी चीजों पर प्रभाव पड़ता है, आप सीखते हो।
तो वो 6 महीने अगर आप कर लोगे तो पहली चीज तो एक ग्राउंड रूट से आप जुड़ जाओगे कि जमीनी सत्यता है क्या, जो बॉम्बे के संघर्ष में काम आएगी आपको। दूसरा, आपके जो पैसे बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि माँ बाप को तो पता नहीं, उन्होंने बेचारों ने अपने जैसे तैसे मैनेज करके जो भी एकेडमी की बताई गई वहां की उन्होंने पेड कर दी, लेकिन उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है। और जो आपको वहां से सर्टिफिकेट मिल रहा है वो सर्टिफिकेट देख के आपको काम थोड़ा नहीं, वो तो आपका प्रतिभा देखेंगे ना। वहां तो सीधा एक चीज है कि आपका लुक देखा, आप फिट या नॉट फिट। अगर फिट हो गए, अंदर गए, 4 लाइन के डायलॉग दिया, भाई इसको अपने हिसाब से सोचो, इसको प्रिपेयर करो और इसको आप करो। जो ऑडिशन में आप करोगे वो तय कर देगा कि आप अंदर काम करोगे या नहीं करोगे। तो आपने जो पूछा उसका जवाब ये है कि आजकल ना यूथ के अंदर थोड़ा सा पेशेंस कम हो गया, सब्र नहीं। हम लोगों के अंदर क्या था ना, कहा गया, बड़े बुजुर्ग हमेशा कह के गए कि सब्र का फल मीठा होता है। तो कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने दादा रंगमंच में एक संघर्ष किया, जो लंबा एक वक्त गुजारा, जो सीखा, जो वहां पर बहुत अच्छे निर्देशकों के बीच में काम करने का मौका मिला, तो कहीं ना कहीं वो चीजें एक आपको अंदर से मजबूती और कॉन्फिडेंस प्रदान करती हैं हमेशा। आज के दौर में शायद लोगों को लगता है कि एक्टिंग इंस्टीट्यूट चले जाएंगे, 2-4 लाख रुपए दे देंगे, 3 महीने वहां से एक्टर बन के मोहर लग के निकल आएंगे। एक्टिंग 1 दिन या 3 महीने या 3 साल वाला प्रोसेस ही नहीं, ये पूरा जीवन आप सीखते हो। लगातार अपने अंदर कुछ ना कुछ आपकी रचनात्मकता चलती रहती है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी चलती रहती है। कैसे पिछली बार की तुलना जो अब नया किरदार करने वाले हैं इसको हम अलग करें, क्या डिफरेंट करें, क्योंकि इंसान तो आप वही हो ना, सही बोलने का अंदाज तो आपका वही है ना। वो किरदारों को कैसे आप बदलो। आज पंकज त्रिपाठी जी का बड़ा नाम है, उनके हर किरदार में विविधता होती है। इंसान तो वही, भाषा वही है, बोलने का तरीका वही है, पॉजेस वहीं पे आएंगे, लेकिन उसके बावजूद उस किरदार में ऐसा क्या हम कर दें जो किरदार नया बन जाए। तो ये पूरी लाइफ का प्रोसेस है। बच्चन साहब ने अभी गुलाबों किताबों में क्या कमाल का काम किया, लिंक में क्या कमाल की फिल्म करी, तो अभी भी वो हर किरदार को एक नया एक एंगल, एक नया रूप देने के प्रयास में रहते हैं और वो लगातार कर रहे हैं, तो कहीं वो रिपीटेटिव नहीं लगते हैं। अब अगर हम ये मान लें कि 3 महीने के कोर्स से हम बन गए तो एक्टर, और उसके बाद अब तो हमें एक्टिंग सीखने की जरूरत नहीं है और सीखना छोड़ दें, तो फिर तो मुश्किल है। तो ये प्रॉब्लम है कहीं कि एक सब्र ना होना, क्योंकि मुझे लगता है कि 6 महीने तो कम से कम इंसान को रंगमंच के लिए देने ही चाहिए, जहां पर ग्राउंड लेवल पे चीजें सीखें, कॉन्फिडेंस अपना डेवलप करो। फिर अगर एक्टिंग इंस्टीट्यूट आपको जाना है तो कोई नामी गिरामी चीजें जहाँ पे आप टेक्निकलिटीज सीखो, और उसके बाद ऑडिशन के लिए अपनी तैयारी करो, क्योंकि मेन ऑडिशन ही है। ऑडिशन ही ये तय करेगा कि वो जो 4 लाइनें आपको बोलने के लिए दी गई हैं, अगर उसको आपने अच्छे से कर दिया, उसमें आपका कॉन्फिडेंस दिख गया, तो आप उस कैरेक्टर को ले सकते हैं। और अगर आपका कॉन्फिडेंस वहां नहीं दिखा, आपका ऑडिशन ही नहीं अच्छा गया, तो आपको कैसे कोई रोल दे देगा, क्योंकि वहां पर डिग्री नहीं पूछने वाला कि आप कहाँ से पढ़ गए और सर्टिफिकेट नहीं काम करता। ऑडिशन है साहब, ये बना के भेज दीजिए, ये आके दे जाइए, उसी से आपको काम मिलने है। अपनी प्रतिभा भी काम मिलेगा, डिग्रियों से नहीं मिलेगा। वो आपको साबित करना पड़ेगा, और आप एक्टर हो और आप उस किरदार को कर सकते हो। तो आपने भी तो कई फिल्में बनाई हैं, कुछ बताएंगे इस बारे में? एक फिल्म की मैंने, सबसे पहली फिल्म थी मेरी द हॉस्टेज। तो अभी वो रिलीज के कगार पे है। उसके बाद एक फिल्म मैंने की थी साई वर्सेस आई, वो लिखी भी मैंने थी और करी भी डायरेक्ट। वो मेरी 2017 में रिलीज हुई थी और यूपी के कई शहरों में रिलीज की गई थी। अभी इसको डिजिटल में रिलीज करने का विचार चल रहा है। उसके अलावा भी संघर्ष जारी है, नए प्रोड्यूसर्स तलाश रहे हैं, नई स्क्रिप्टें खोज रहा हूँ, तो लगेगा कोई फिल्म बनाने लायक विषय है तो फिर उसमें काम होगा। चलिए, तेरे आपके साथ बातचीत हुई, कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे अंत में? तो जो इस लाइन को जो चुन रहे हैं उनके लिए कुछ हम चाहते 2 शब्द कह दीजिए। जो इस लाइन में जाना, सारी बातें हो ही गई हैं, लेकिन बस यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, सिर्फ चमक धमक देखकर किसी चीज को अपना पेशा मत बनाइए, उसमें सब अपना बर्बाद मत कीजिए। अगर वाकई आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ, पूरा फोकस होके, क्योंकि क्या होता है ना, बर्बली चीजें कर लेने से सफलताएं नहीं मिलती, मेरा ऐसा मानना है।
आपको जो भी चीज करनी होती है उसमें आपका फुल डेडिकेशन दिखना चाहिए, फुल एफर्ट दिखना चाहिए। और संघर्ष बहुत कठिन है वहां पे, बहुत लोग हैं लाइन में काम पाने वाले। तो आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा के साथ तैयार रहना पड़ेगा आपको कि आप जो भी किरदार करो वो कुछ अलग दिखे, तब उस भीड़ में आपकी एक पहचान अलग बन पाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे शो थिएटर में आए। तो हम आपको एक छोटी सी भेंट जो देना चाहेंगे। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी